गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एलटी ग्रेड सोशल साइंस के जो है मॉडल पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। आप सबको विदित है कि 17 जनवरी 2026 में अभी जो आज हो गई है तारीख कितना 8 तारीख हो गई है और 17 तारीख को आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर है, पहली पाली में है। तो पहली पाली के जो पेपर होगा सोशल साइंस में उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 में से एक सब्जेक्ट इतिहास पर मैं राजेश कुमार मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूं। आज जो है हम लोग छठे मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। यह मॉडल पेपर पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित है और जब आप इस मॉडल पेपर के साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस तरह के प्रश्नों पर पूरी तरह से आधारित है और परीक्षा में आप ये मान के चलिए 85% सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, 15% कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी परीक्षा में अगर आप जहां माइनस मार्किंग है वहां पर 70 से 80% के बीच में, 70 से 75% के बीच में आप प्रश्न सही कर लीजिए तो आप परीक्षा पास हो जाएंगे। और ये परीक्षा जो है आपकी प्री परीक्षा है, पहले जो 17 जनवरी को है उसमें 15 गुना पास कराएंगे। तो जो लोग भी दोनों सब्जेक्ट और जीएस मिला करके 65% के आसपास प्रश्न कर लेंगे वो निश्चित तौर पर सिलेक्ट होंगे अगली परीक्षा के लिए जो आपकी मेंस परीक्षा होगी। चलो हम लोग जो है आज अपना मॉडल पेपर छठा शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से बारंबार निवेदन किया जाता है, परंपरागत निवेदन किया जाता है कि गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो शेयर करेंगे, अपने सभी मित्रों को, सभी परिचितों को शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे चैनल का विस्तार होगा और हमारे चैनल द्वारा जो कंटेंट प्रदान किया जा रहा है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होगा। तो चलो हम लोग जो है चलिए आज हम लोग अपना छठा मॉडल पेपर शुरू करते हैं। ये 6 मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर पूरी तरह से किस पर आधारित है, यूपीएससी के वर्ष 2018 की परीक्षा पर। साथ में अभी दिसंबर माह में कुछ विषयों की परीक्षा हुई है, उन विषयों की में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर आधारित है। तो आज का हम लोग मॉडल पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 4 विकल्प दिए हैं, ABCD। अंजीरा से, दमसादाब से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो आपको बताना है कि पशुपालन और कृषि अवस्था से। सबको पता है कि पहले जो है मानव क्या था, खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, मतलब हंटर और गैदरर था। फिर हंटर और गैदरर से वो क्या हुआ, वो प्रोड्यूसर में कन्वर्ट हुआ। तो पूछ रहा है कि प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो प्राचीनतम साक्ष्य जल्दी से बताइए। और जो लोग ऑप्शन डी को करेक्ट कर रहे हैं मेहरगढ़, वो पूरी तरह से सही कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है ये कहां पर है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत में है। यहां से कृषि एवं पशुपालन का, कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। जब तक संत कबीर नगर में लहुरा देवा की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जा रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। अब लहुरा देवा हो गया है जो 9000 BC का है, जबकि ये आपका मेहरगढ़ जो है उस नवपाषाण कालीन साइड है, 7000 BC के है। लेकिन यहां से ये माना जाता है अभी भी, और ये प्रमाणित भी है कि गेहूं और जौ, किसके 2 फसलें, गेहूं और जौ के उत्पादन के यहां पर प्राचीनतम साक्ष्य अभी प्राप्त होते हैं। और एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है कि भैंसा का साक्ष्य कहां से मिला है, तो सबसे पहले भैंसा का साक्ष्य जो है इसी मेहरगढ़ से मिला है। यह जो साइड है नवपाषाण काल से
नवपाषाण काल की है और साथ में ये हड़प्पा साइट भी है, हड़प्पा के लिए के भी यहां पर साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा कालीन। क्लियर हुआ? आइए तेजी से करेंगे, आप लोगों को परीक्षा नजदीक है ताकि ज्यादा समय आपका नुकसान ना हो और आपके प्रश्नों पर पकड़ भी मजबूत हो। आप सब लोग इसको जरूर करिएगा, मॉडल पेपर जरूर करिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा जो आपने पढ़ा है वो परीक्षा में आएगा तो किस रूप में आएगा। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? 4 स्थान दिए गए हैं, आदमगढ़, बागोर, लोटेश्वर और रतनपुर। विकल्प दिए गए हैं, बताइए कहां कहां से मिले हैं? आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। बागोर कहां है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। लोटेश्वर कहां है? गुजरात में है। इन तीनों स्थानों से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए जिन लोगों ने ऑप्शन सी किया है, ऑप्शन सी उनका करेक्ट है। रतनपुर भी मध्य पाषाणिक स्थल है और ये भी गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है, लेकिन यहां से जो है पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ते थे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर विकल्प में हुआ करता था। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, लेकिन उसमें लोटेश्वर भी जुड़ा है, वह भी जो है पशुपालन के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। चले क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट स्थान नाम को सूची सेकंड भौगोलिक स्थिति से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मेलुहा, दिलमुन, मकन, कुरगांव और इधर दिया है उसकी पहचान कहां से की गई है, बताइए। ज्यादा समय नहीं लेना है आपको, क्योंकि देखिए आपके पास कुल समय कितना होगा? 2 घंटे का होगा। उस 2 घंटे में 30 प्रश्न किसके आएंगे? सामान्य अध्ययन के आएंगे। उसमें 60 प्रश्न किसके आएंगे? जो प्रथम विषय होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। फिर 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे? जो आपका सेकंड विषय होगा ना। आपको करना कितना है प्रश्न? 150 प्रश्न करना है। आपका पास मिनट कितने हैं? 120 मिनट है। तो आपको तेजी से करना होगा, साथ में यह ध्यान देना होगा कि माइनस मार्किंग भी है। ऐसा नहीं आप करते जाओ और ध्यान ही मत दो और पता चला आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए और माइनस मार्किंग में कट गए, डाउट वाले क्वेश्चन सब आपने मार दिया। ऐसा अक्सर विद्यार्थी करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। आपको इंटेलिजेंट गेस करना है, लेकिन कितने पे करना है, कितने पे रुकना है, वो आपको एक स्ट्रेटजी बना करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए ये है सारगोन युगीय सुमेरियन, जब हड़प्पा सभ्यता के युगीन सुमेरियन लेख, उन लेख में कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। उस लेख में, उस अभिलेख में कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जहां से सुमेरियन के स्थान है, लेख में नाम दिए गए हैं। हड़प्पा कालीन व्यापार होता था, तो उनकी पहचान करना है। तो मेलुहा की पहचान की गई सिंधु क्षेत्र से, दिलमुन की बहरीन से, मकन की मकरान तट से, कुरगांव मध्य एशिया है, उस लेख में नहीं है, उस लेख में 3 ही है। तो आइए मिला देते हैं, क्या सही हुआ? 2 1 3 4, यही हुआ ना? 2 1 3 4, 2 1 3 4। देखिए विकल्प अपना बी वाला देखिए, जिन लोगों ने बी सही किया है उनका उत्तर पूर्णतः सही है, पूरी तरह से सही है। वो निश्चित तौर पर प्री परीक्षा को पास कर रहे हैं, लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं? आगे चलें। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? 4 नाम दिए हैं, मार्शल, मार्टिन हुमर, आर्नस्टाइन एवं वत्स। बताइए। और एक प्रश्न और बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश वाह्य आक्रमण से हुआ, किससे हुआ? विनाश वाह्य आक्रमण से हुआ। इस थ्योरी को सर्वप्रथम किसने दिया? एक तो इंद्र दोषी है विघटन के लिए, ये आपको बताना है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी है सर मार्टिमर व्हीलर। और जिन लोगों ने सर मार्टिमर
मार्टिमर व्हीलर लगाया है वो पूर्णतः सही है। लेकिन इसके साथ में यह भी प्रश्न बन सकता है कि बाह्य आक्रमण सैंधव सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार कारणों में बाह्य आक्रमण को सर्वप्रथम किसने दिया था? आरपी चांद ने। नाम याद रखिएगा, किसने दिया था? आरपी चांद ने दिया था। फिर इसका समर्थन 1934 में किसने किया था? गॉर्डन चाइल्ड ने किया था। और फिर इसी की व्याख्या किए हैं मार्टिमर व्हीलर। और ऋग्वेद में कुछ उदाहरण ढूंढे हैं, जैसे ध्वन्यात्मक समानता है हरिउपिया हड़प्पा की। और क्या है वहां पर? इंद्र के लिए पुरंदर, पुरभेत्ता मतलब दुर्गों का गिराने वाला, किलों का, दुर्ग का विनाश करने वाला, ये सब उपाधियां इंद्र की दी गई हैं। और ये मानते हैं कि वैदिक आर्यों का आने से पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता के दुर्ग थे, तो इन दुर्गों को तोड़ करके विनाश करके सभ्यता का विनाश किया किसने? इंद्र ने। इसलिए कहते हैं मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा सभ्यता के विकास में इंद्र दोषी हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का पता करना है। सूची फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद दिए गए हैं। और क्या दिया गया है? इनके पुरोहित कौन है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए परीक्षा आप फेल तब करते हैं जब आप सरल क्वेश्चन को गलत करते हैं। अगर आपने सरल क्वेश्चन को सही कर लिया, कठिन क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो आप परीक्षा से बाहर नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। ऋग्वेद का पुरोहित कौन है? होता या होत्रु होता है। यजुर्वेद का अध्यवरयु होता है। सामवेद का जो गाता है उद्गाता। अथर्ववेद का ब्रह्मा, और ब्रह्मा को यज्ञ का निरीक्षक भी कहा जाता है कि जो यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है उसमें सही ढंग से नियम का पालन किया जा रहा है कि नहीं, और उसमें जो गाने वाला है, शाम का गायन करने वाला, गायन सही से हो रहा है कि नहीं, मंत्रों का उच्चारण सही से हो रहा है कि नहीं, इन सबको निरीक्षक कौन होता है? ब्रह्मा। इसलिए आपको परीक्षा में एक प्रश्न बनता है, यज्ञ का निरीक्षक कौन है? ब्रह्मा। ये चारों मिल गए और 1 2 3 4 से मिले हैं, इसलिए ऑप्शन ए जिसने मारा है उन सबका करेक्ट है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित है? गोपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, इत्यादि। बताइए। विदेह माधव पश्चिम से जाते कहां हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। समझ रहे हैं? इस कथा में यह है कि गौतम राहुगढ़ के जो शिष्य होते हैं विदेह माधव, वैश्वानर, वैश्वानर मतलब अग्नि को लेते हैं मुंह में और घृत का उच्चारण करते हैं, तो उनके मुख से अग्नि निकल करके पूरब की दिशा में चलती है, पेड़ पौधे नदियों के जलाते हुए आगे बढ़ती है। और जब वो सदा नीरा माने गंडक, यही गंडक तो सीमा होती है ना आर्यों की, उसको नहीं जला पाती है। समझ रहे हैं? इसका वर्णन किसमें किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? बताइए। यजुर्वेद का ब्राह्मण है। एक बात, शतपथ ब्राह्मण और कौन सी कथा है? मत्स्यावतार की कथा है, मनु के उद्धार की कथा है। और क्या है? इसमें रामायण है की कथा है। और क्या है? पुरुरवा उर्वशी आख्यान है। और क्या है? और इसमें अश्विन कुमारे द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन वरदान देने का भी उदाहरण है। शतपथ ब्राह्मण में बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। चलिए, कथन कारण का है क्वेश्चन, इसको देख लिया जाए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया। दोनों में जीवों की हिंसा होती है। पहले में है कि दोनों सही हैं, व्याख्या कर रहा है। दूसरे में है दोनों सही हैं
लेकिन व्याख्या नहीं है। तीसरे में पहला सही है, ए सही आर गलत है। चौथे में ए गलत है आर सही है। बताइए, जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया। सत्य, अस्तेय, अहिंसा। बताइए, वो सब में जीव मानते हैं। जैन धर्म जो है सब में जीव मानते हैं, हर चीज में जीव मानते हैं, और इसलिए वो अहिंसा पर बहुत बल देते हैं। बल देते हैं, दोनों को वर्जित करते हैं। युद्ध करेंगे उसमें हिंसा हो, कृषि करेंगे हल से खेत जोत रहे हैं उसमें जो जीव जंतु मरेंगे, कीटाणु मरेंगे, वर्जित करते हैं। दोनों में जीव की हिंसा होती है, दोनों सही है, दोनों व्याख्या करती है। इसलिए ऑप्शन ए जिन लोगों ने लगाया है उनका सही है, जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगियों ने ऑप्शन ए को चुना है सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखिक संदर्भ प्राप्त होता है। कहां पर भारतवर्ष मिलता है? 4 हैं, दंदेव के अवध्याभिलेख से, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से, रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। बताइए, भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है, संदर्भ कहां से मिलता है? धनदेव का अवध्याभिलेख है। ये शुंग शासक जो थे पुष्यमित्र शुंग, उनके राज्यपाल थे। इन्होंने वर्णन किया है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ, 2 अश्वमेघ यज्ञ का अभिलेखी साक्ष्य है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में तक्षशिला के जो एंटियालस्कीडस थे उन्हीं के राजदूत आए थे। हेलियोडोरस विदिशा में आए थे भागभद्र के समय, और वहां पर उन्होंने क्या किया था, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, और स्वयं को भागवत माने वासुदेव का भक्त, और वासुदेव को देव देवस यही कहा गया है। यह भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य है। अगर पूछता परीक्षाओं में भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। और रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये संस्कृत का पहला अभिलेख है, पहला अभिलेख है। और ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा के उदयगिरी, खंडगिरी पहाड़ी, कुमार पहाड़ी पर है, यहां से खारवेल नामक एक चेदी वंश के शासक हैं, इनकी उपलब्धियों का वर्णन है, इनकी प्रशस्ति है। इसी में जो है प्रथम अभिलेख संदर्भ सबसे भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने ऑप्ट किया है वो पूरी तरह से सही है। और ये जो चारों और विकल्प हैं इन सब से भी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों से अकाल से निपटने का उपायों का उल्लेख किया गया है? शहबाजगढ़ी अभिलेख, मास्की अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख, महास्थान अभिलेख। बताएं, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, जल्दी से बताइए, आपको उत्तर आ जाना चाहिए। कौन सा है? सोहगौरा है और महास्थान है। इसका मतलब ऑप्शन जिसमें 3 और 4 होगा, ऑप्शन सी देखिए, केवल 3 और 4 है ना। सोहगौरा कहां पर है? ये गोरखपुर में है। इसमें क्या उल्लेख है? इसमें उल्लेख है कि अकाल के समय अनाज वितरण करने का उल्लेख है। महास्थान कहां पर है? ये बांग्लादेश में है। इसमें क्या उल्लेख है? इसमें उल्लेख है कि महामात्य अकाल के समय जाएं और जनता को सुविधाएं प्रदान करें ना। ये देखिए एक अभिलेख आपको उत्तर मिल गया, ये जान जाइए। शहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान, एक पेशावर जिले में है, एक हजारा जिले में है। यहां से खरोष्ठी लिपि का प्रमाण मिला। अशोक की जो अभिलेख ब्राह्मी लिपि माने जाते थे, मानसेरा और शहबाजगढ़ी से जो साक्ष्य मिले हैं, अभिलेख मिला है, वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और मास्की में जो है अशोक का नाम दिया गया है,
जिसमें देवनामप्री नहीं लिखा है, अशोक ही लिखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख थे, इनको भी आप जानते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित किस राजवंश ने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया? बताइए। सर्वप्रथम मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, कौन होगा उसमें सही? बताइए जल्दी से। इसमें उत्तर बी होगा, सातवाहन। उल्लेख है, एक तो गौतमपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को दान दिया था, सातकर्णी ने दिया था। दूसरा नहपान के दामाद, नहपान के दामाद ऊसवदात द्वारा कार्ले भिक्षु संघ को ग्राम दान दिया गया था। यही जो है सबसे पहले भूमि अनुदान का प्रमाण है, इसलिए कौन इसमें उत्तर होगा? सातवाहन उत्तर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मेगस्थनीज द्वारा मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है कि एक सही है? हाँ, कि केवल एक सही, केवल दो सही है? नीचे दे कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी होते थे, एस्ट्रोनोमोई नगर के प्रमुख अधिकारी होते थे। बताइए सही है गलत है? मेगस्थनीज बताता है एग्रोनोमोई कहां के अधिकारी थे? जिले के थे। एस्ट्रोनोमोई कहां के थे? नगर के थे, इसलिए दोनों सही है। और जिन्होंने ऑप्शन सी को ऑप्ट किया है उनका उत्तर पूरी तरह से सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? चार नाम दिए गए हैं, कुजुल खटफिसेस, भीम खटफिसेस, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव द्वितीय। बताइए। देखिए हम जब कहते हैं स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया, एक प्रश्न बनता है स्वर्ण सिक्का, बताइए। हिंद यूनानियों ने ना स्वर्ण सिक्का सबसे पहले जारी किया, हिंद यूनानियों ने। और कुषाण वंश में जब जाते हैं सबसे पहले कौन स्वर्ण सिक्का जारी करता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है। ऑप्शन बी को जिन लोगों ने टिक किया है उनका सही है, मिला लीजिए। बिम कटफाइसिस या बिम कटफिसिस। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का उल्लेख है। एरन अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी। सती प्रथा संबंधी प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। इसमें भानुगुप्त के मित्र गोपराज का हूणों से युद्ध में मारे जाने के बाद उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हूणों से युद्ध का वर्णन किसमें हुआ है? भीतरी स्तंभ लेख में। हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंद गुप्त ने। ठीक। एरन अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के मित्र गोपराज हूणों से लड़ाई करते हुए मारे गए थे। इसी युद्ध को जो है हेमचंद राय चौधरी ने वार ऑफ लिबरेशन कहा है, स्वतंत्रता का युद्ध कहा है। तो इसका मतलब ए भी सही है, ए भी सही है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी। बताएं इसमें क्या सही है? शक के विजय के बाद उन्होंने उसी नमूने पर रजत मुद्रा जारी किया, सकार की उपाधि ली थी, शकों के अर्घ की, और शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये आपके परीक्षा के प्रश्न हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को देवश्री, देवराज, न देवगुप्त, देव इत्यादि नामों से भी जाना जाता था। और उनकी जो मुद्रा थी 33 ग्रेन की थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। एक और दो दोनों देख लीजिए, मिला लीजिए, आपने इसको सही मारा है कि नहीं मारा है। अब देखिए समय नहीं है,
अब आप जो पढ़े हैं उस पर रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि 17 जनवरी को आपका एग्जाम होगा। और देखिए इसमें जो प्रयागराज में रहने वाले हैं उनको अभी से इस बारे में पता चल जाना चाहिए, उनका सेंटर बाहर जाएगा। और बाहर के लोगों को प्रयागराज जिनका आता था आसपास के जिलों का, अब उनका प्रयागराज नहीं आएगा, क्योंकि इस समय माघ मेला चल रहा है। माघ मेले के कारण किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया? बताइए, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है किस वंश के शासक ने किया, बनवाया था? अरे इसको जल्दी से करिए ताकि यहां से आपका समय बचे, फिर आप कहां जाएं अगले प्रश्न पर। उत्तर क्या है? राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण, अरे भाई, कृष्ण प्रथम फर्स्ट थे। इन्होंने जो है क्या बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर। इस मंदिर के संबंध में एक चीज और जानिएगा, इसकी दीवारों पर गंगा अवतरण और रावण द्वारा पर्वत धारण करने, रावण द्वारा पर्वत धारण करने की कथा का उल्लेख किया गया है, का चित्र रूप में उल्लेख किया गया है। किसमें? एलोरा के कैलाश मंदिर में। एलोरा का एक प्रसिद्ध मंदिर और है, कौन सा है? एलोरा का दशावतार। बताइए आप सब लोग, इसको बताइए कि दशावतार मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का दशावतार मंदिर किसने बनवाया था? इन्हीं के आदि पुरुष थे जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, दंती दुर्ग। किसने बनवाया था? दंती दुर्ग ने। इनके बारे में एक प्रश्न आता है, हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने करवाया था? हिरण्यगर्भ यज्ञ दंती दुर्ग ने करवाया था। जिसमें आता है द्वारपाल का काम किसने किया था? ये आपको पता होना चाहिए ना, अब तो तैयारी हो गई आपकी। प्रतिहार ने। समझ में आया? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज कुलोत्तुंग। बताइए जल्दी से, पुराना क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं पूछा गया भाई। अगर आपने पुराना क्वेश्चन किया होगा, जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग नया बना है, पहले माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग था, वो परीक्षा लेता है टीजीटी और पीजीटी की, समझ रहे हैं? वहां ये प्रश्न है, इसको पूछा गया है। तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले अभी भी इतना समय है कि जो टीजीटी और पीजीटी के इतिहास के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको करके जाइएगा। और उनको करने के लिए आपको इसी चैनल पर, गैमेट स्टडी सेंटर के चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट है पीजीटी प्रवक्ता और दूसरी प्लेलिस्ट है टीजीटी। जाके देखिए 2000 से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें इतिहास विषय के जितने भी प्रश्न आए हैं सबकी सारगर्भित, प्रमाणिक, ऑथेंटिक व्याख्या की गई है, उत्तर दिए गए हैं। साथ में जब उत्तर दिए जा रहे थे तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, यहां से और कौन से प्रश्न बनने की संभावना है, उन प्रश्नों को भी दिया गया है। समझ रहे हैं? तो आप लोग निश्चित तौर पर देखिएगा, आपको फायदा होगा, लाभ होगा, और आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा को जो आप एलटी ग्रेड पीजीटी टीजीटी की है उसको पास करेंगे। समझ रहे हैं? आइए, किसने बना दिया दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान? किसने किया? दक्षिण पूर्व एशिया में पूरी तरह से कटाह राज, इन सब कटाह पति का लिया था ना, कौन? राजेंद्र प्रथम ने। इसलिए ऑप्शन जो है 17 देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? ये 4 विकल्प दिए हैं, 1022, 25, 27 और 30। कब किया था? अरे जल्दी से बताइए। 1022 में किया था, उस समय चालुक्य वंश के भीमद्वितीय का शासन था। सूची फर्स्ट को सेकंड सुमेलित करना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये सब दिए गए हैं। यहाँ क्या दिए गए हैं? उपाधियां दी गई हैं। किसकी कौन सी उपाधि है? कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? उलुग खां, आजम, क्या कहते थे?
कुरान खां कहते थे ना, कुरान खां, क्योंकि कुरान का पाठ हो बहुत अच्छे ढंग से करते थे। और क्या कहते थे इनको? पील खां। और क्या कहते थे? लाख बख्श। लाख बख्श ना बहुत बार परीक्षा में पूछा किसकी उपाधि है? कुतुद्दीन ऐबक की। इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? बगदाद के खलीफा से इनको मानपत्र मिला था ना, इन्होंने सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए मोमनिन, इन सबको उपाधि धारण की थी। रजिया की उपाधि है उदमत उल निस्वा। रजिया क्या कहते थे? उदमत उल निस्वा। और बलबन को उलूक खां ना। तो अब क्या उत्तर हो गया? 4 3 2 1 है विकल्प में, देखिए ऑप्शन डी 4 3 2 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। मिनहाजुद्दीन सिराज जुज्जानी ने किसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तानुस सलातीन कहा है? मिनहाजुद्दीन की उपाधि थी जुज्जानी, समझ रहे हैं? किसको कहा? इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन। किसको कहा भाई? दिल्ली का आदर्श सुल्तान। और इसने जो पुस्तक लिखी थी क्या नाम है? तबकात ए नासिरी, उसी को समर्पित की, जिसको उन्होंने, और उसी ने जो है बलबन को नायब मामलिकात पद पर दिया था। उसी के समय रेहान जो चालीसा के दल का नहीं था, उसने ही सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की और प्राप्त किया था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। जिन लोगों ने लगाया हो देख लें, उत्तर यही सही होगा। इस दिल्ली का आदर्श सुल्तान और नसीरुद्दीन महमूद को मानता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में अलाउद्दीन के राजत्व का प्रतिपादन किया। सही है गलत? करते चलते हैं। सही है, बलबन की बसाया में लिखा गया है, इसमें तारीख अलाई में धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर बल दिया। पहला सुल्तान था जो इस तरह की बातें अपने काजी या कोतवाल ना मुगुसिद्दीन से चर्चा करता है ना, और राज की प्राथमिकता की बात करता है। निरंकुशता के सिद्धांत पर बल, प्रबल निरंकुश था। निरंकुश मतलब सभी शक्तियां अपने में समाहित कर लेना। साम्राज्यवाद और जनहित को प्राथमिकता देना। जनहित राज्य हित को प्राथमिकता देता है, साम्राज्यवादी इतना था कि इसने एक उपाधि ली थी सिकंदर उस्सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर। प्रश्न पूछता है द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसकी थी? किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसका मतलब इसमें चारों सही हैं। क्यों, कोई डाउट नहीं? मार दीजिए डी, सोचिए नहीं, तुरंत डी उत्तर को सही करिए, आगे बढ़िए। ये देखिए पुस्तक दी गई है सूची फर्स्ट और सेकंड में, ठीक, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। फुतुहातुस सलातीन किसकी है बताइए जल्दी से। इधर देखिए, ईसामी की है। फुतुहात फिरोज शाही ना, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है, सरल किताब है। खजाइल फुतूह अमीर खुसरो की है। तो इसका मतलब क्या सही हो गया? 2 1 4 3। 2 1 4 3 किसमें है? 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका मतलब सही। तेजी से करिए ना भाई, चलिए तेजी से, एग्जाम आपका नजदीक है, आप समय लेंगे, समय लेंगे नहीं, समय नहीं लेना है, अब तेजी से चलना है। हाँ, 1545 में किस किले पर आक्रमण के दौरान शेर शाह की मृत्यु हुई थी बताइए? रोहतासगढ़, कलिंजर, सूरजगढ़, रायसीन। उस किले को चारों ओर से घेर लिया शेर शाह ने। उक्का नामक यंत्र से उन्होंने गोला फेंका,
गोला जो है किले की दीवार से टकरा करके वापस आया। शेरशाह जहां पर था वहां पर बारूद था, उस बारूद के ढेर में आग लग गई और उससे शेरशाह जल गया। शेरशाह जो है जल गया और शेरशाह इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था कलिंजर का किला। ऑप्शन क्या है इसमें? बी। ऑप्शन बी जिन लोगों ने लगाया है उनका उत्तर सही है। आइए इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, अकबर के संबंध में है। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। सही है गलत? एक एक लाइन पर चलते जाइए, क्यों बार बार उसको फिर पढ़ेंगे हम लोग। समय बचेगा ना, समय बचेगा तो रिवीजन आप करेंगे, रिवीजन आपको करना ही है। सही है, बैरम खान ने पंजाब के कलानौर में। अकबर के शासनकाल में 1560 से 62 ईस्वी के समय को उनकी धाय मां महामनगा, उसके पुत्र आधम खां, पुत्री जीजी अनगा द्वारा शासन कार्य में सर्वा होने के कारण इतिहासकारों ने पर्दा शासन पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी। सही है ना? सही है, पूर्णतः सही है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया को समाप्त किया। एकदम सही है। 62 में दास, 63 में तीर्थ, 64 में जजिया। तो आपको याद करना दतीजा, क्या करना होगा? दतीजा 62, 63, 64, दतीजा करिएगा, लास्ट में जजिया हो जाएगा। बैरम खां अकबर के बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ जिसमें बैरम खां मारा गया। बैरम खां और अकबर के बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, ये सही है। इस युद्ध में मारा गया था, ये गलत है, क्योंकि इस युद्ध के बाद अकबर ने उसके पास 2 शर्तें रखी, या तो मक्का चला जाए ना धर्मार्थ, या जो परामर्श मंडल है उसमें सम्मिलित हो जाए। तो उसने मक्का जाना उचित समझा और मक्का जब जा रहा था, गुजरात के पास एक अफगान मोहम्मद खान ने उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण था जो मच्छीवाड़ा के युद्ध हुआ था, उसके पिता की हत्या बैरम खान ने की थी। समझ रहे हैं, ये बात है। तो इस तरह से इसमें 3 गलत है ना, चौथा गलत है। तो 1 2 3 ऑप्शन देखिए, सी देखिए, सी में देखिए 1 2 3 है, इसमें चारों सही नहीं है। जिन लोगों ने पैटर्न को पकड़ा होगा और चारों को सही किया होगा तो उनका निश्चित तौर पर काम गड़बड़ा गया होगा। चलिए, दिल्ली में बैतुल उल उलूम पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए महामनगा बिन नूरजहां, जेबुन निसा, डी जहां। एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का उत्तर जल्दी से दीजिए। बैतुल उल उलूम पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन सी में देखिए कौन है? जेबुन निसा। जेबुन निसा कौन है? औरंगजेब की बेटी है, औरंगजेब की बेटी है। और इनका एक पुत्र था औरंगजेब का। 1581 में अकबर ने विद्रोह किया था ना, इस विद्रोह के दौरान इनकी इस पुत्री ने अकबर से पत्र व्यवहार किया था। इससे क्रोधित होकर के उनको निकाला देकर दिल्ली भेज दिया था, और दिल्ली आकर के जेबुन निसा ने बैतुल उलूम पुस्तकालय की स्थापना कराई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन कारण दिया गया है, वही जो बात हुई थी। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था ग्राम प्रशासन की आधारशिला थी। कथन है, कारण आयंगर व्यवस्था ग्राम स्तर पर 12 वंशानुगत अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन को संचालित करती थी, प्रशासन का संचालन करती थी। वाक्य बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ लगता है। कुल मिलाकर के है कि 12 वंशानुगत अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन का संचालन करती थी। अब इसको बताइए, दोनों सही है, व्याख्या है, सही है पर व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है, क्या होगा इसमें?
इसमें विजयनगर में जो ग्राम प्रशासन था आयंगर व्यवस्था थी, सही है। और उसमें 12 जो है वंशानुगत अधिकारी थे, सही है। और इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही। देख लीजिए, आपको लगेगा व्याख्या करता है, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 है, जून 1665 में शिवाजी जयसिंह के मध्य पुरंदर के युद्ध, पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी को 23 किले जिनकी सालाना आय 4 लाख हुण थी मुगलों को देनी पड़ी, सही की गलत बताइए। सोचना क्या है, देना पड़ा था, 12 बच्चे थे, कुल 35 थे। शिवाजी के पास सालाना आय के 1 लाख हुण के 12 किले रखने की अनुमति दी गई, ये भी सही है। शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया, बल्कि जयसिंह ने आश्वासन दिया, जयसिंह के आश्वासन पर आगरा गए थे ना, और उनके साथ जो व्यवहार किया गया उनको पसंद नहीं आया, वो घटना बात की है, उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही, जिसमें लिखा है 1 और 2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल शासक ने हीरे जवाहरातों से जड़ी एक मसाल मोहम्मद साहब के मकबरे को भेंट की तथा 50,000 रुपए मक्का के धर्मगुरु को भेंट की? बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, किसने किया था? ऑप्शन सी इसमें सही है, शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने तो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के विभाग भी स्थापित किया था, समझ रहे हैं। आइए निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद, आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद, पंचमहल, दीन पनाह, बताइए। दीन पनाह किसके समय हुआ? दिल्ली में हुमायूं के समय, पंचमहल अकबर के समय, आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद, आगरा का जो लाल किला है ये अकबर के समय है, उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। देख रहे हैं, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना है। तो ऐसे देख लिया जाए कि उन्होंने बनवाया है, क्योंकि नदी नदी की कोई तिथि है नहीं, कालक्रम के लिए हमको तिथि याद करने बहुत जरूरी नहीं इस प्रश्न के लिए। 4 3 2 1 है ऑप्शन डी में, तो 4 3 2 1 इसमें सही है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र ज्योतिष के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तारीख रसीदी, तुजू के बाबरी, हुमायूंनामा, कानून हुमायूनी, कौन करता है बताइए। इसमें से देखिए, तुजू के बाबरी तुर्की में लिखी है, ये तो बाबरी का आत्मकथा है। तारीख रसीदी, हुमायूंनामा पता ही है, गुलबदन बेगम ना, जो बाबर की पुत्री थी, हिंदाल की सगी बहन थी। एक कानून हुमायूनी इसका उत्तर है, जिसकी रचना किसने किया था? ख्वांदमीर ने किया था। ये आंखों देखा विवरण सब प्रस्तुत करता है, हुमायूं के समय में जितनी चीजें होती है उपस्थित रहता है, उन सब का विवरण प्रस्तुत करता है। हुमायूं निश्चित तौर पर वो ज्योतिष वगैरह बहुत ज्यादा मानता था, उसका वर्णन, उसका विवरण पूरी तरह से कानून हुमायूनी में ख्वांद अमीर ने किया है, ख्वांदमीर ने। चलिए, किसे भक्त आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, बताइए। शंकराचार्य नहीं, मध्वा। रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैत वाले, समझ रहे हैं, रामानुजाचार्य को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लोगों में लोकप्रिय नाम मुजद्दिद से जाने जाने वाला सूफी संत बहुद्दीन जकारिया, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, शेख अहमद सरिंदी, शेख सरफुद्दीन याह्या मनिहारी। मुजद्दिद ना, मुजद्दिद के नाम से कौन जाना जाता है? शेख अहमद सरहिंदी। ये किसके हैं? नक्शबंदी के हैं।
नक्शबंदी राजाश्रय स्वीकार करता है और ये चिश्ती संप्रदाय में ना ईश्वर और मनुष्य के मिलन की नकारता है। हाँ, ऑप्शन सी इसका सही है। आइए 32 नंबर पर, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? जब नहीं आए तो क्या करना है? गोला करना है या अंडरलाइन करना है। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया, बताइए गलत है कि सही? शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया है, गलत है कि सही है? सही है। अकबर का दाम अनुपात में चांदी के दाम का जो है 40वां भाग था। बात समझ रहे हैं? 1 रुपया बराबर 40 दाम था, तो उसका क्या होगा? 1/40वां भाग होगा। समझ रहे हैं? ये भी सही है। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग किया गया है, क्योंकि संगमरमर का प्रयोग जहांगीर के समय से शुरू होता है ना पूरी तरह से। ये भी सही है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखी गई है। मूल बाबरनामा किस में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है, और उसका अनुवाद किया गया है ना अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है ना, शाहजहां के समय में, और उसी अकबर के समय में जैन खां पायंद खान ने किया है, और शाहजहां के समय में अबू तालिब तुर्बाती ने किया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, और मूल तुर्की से अंग्रेजी में सबसे अच्छा अनुवाद मैडम एम बेबरीज का है, जिन्होंने लिखा है द मेमोइर्स ऑफ बाबर के नाम से लिखा है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेमोइर्स ऑफ बाबर के नाम से मैडम एम बेबरीज ने जो किया है। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन? बताइए जल्दी से, पुराना क्वेश्चन है। जिन लोगों ने पुराने क्वेश्चन किए होंगे, नहीं किए होंगे, तो गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर पुराने क्वेश्चन के ऑथेंटिक प्रमाणिक उत्तर पूरी तरह से पड़े हुए हैं, उसको देखिएगा, अभी समय है। उत्तर क्या होगा? कर्जन होगा। कर्जन ने क्या किया था? 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम लाया था। अधिनियम लाया था। इस अधिनियम द्वारा उनकी संरक्षण सब की बात हुई थी, और 50,000 पाउंड उनके परिरक्षण संरक्षण में खर्च करने का व्यय का प्रावधान भी किया गया था। फर्स्ट टाइम था इस तरह से जो व्यय का प्रावधान किया गया था। समझ रहे हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 34, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में किस समाचार पत्र ने की थी? फ्रेंड ऑफ इंडिया, हिंदू पैट्रियट, हरकारू, हिंदुस्तान? बताइए। नील आंदोलन कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। और ये जो बिहार और बंगाल में नील मालिकों ने इनके खिलाफ किया था, और इसको मानते हैं कि प्रथम सफल किसान आंदोलन। समझ रहे हैं? ये आपके परीक्षा में दिखेगा इस तरह का प्रश्न, प्रथम सफल कौन सा है? हिंदू पैट्रियट है। समझ रहे हैं? कौन थे इसके? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के कौन थे भाई? हरिश्चंद्र मुखर्जी। याद क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? आना चाहिए ना। हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे, और एक नाटक भी लिखा गया था। क्या नाम था? जो इसको सपोर्ट करता था, नील दर्पण, जिसमें दिखाता है कैसे अत्याचार करते थे। इस नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। ये सब आपको पता होना चाहिए। होगा आप लोगों को पता, आप लोग इतनी बार पढ़े हैं, इतना बार रिवीजन किए हैं, निश्चित तौर पर इन सब के उत्तर आपको पता होंगे। लेकिन तेजी से कैसे चलना है परीक्षा के माहौल में, जो आप बैठे हुए हैं, सर पर पूरा प्रेशर है, उसके बाद कैसे आप उत्तर दे रहे हैं उसको आपको समझना है ना। चलिए 35 से सूची फर्स्ट और सेकंड
सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या दिया है, अब्दुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, मिसेज एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और इनके किताब पत्रिकाएं दी गई हैं। आइए देख लेते हैं। अब्दुल कलाम आजाद, अल हिलाल अल बिलाल इनकी पुस्तक है, ये भी जानते रहिए ना। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किए थे। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, और एक और इनकी फेमस है कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। महात्मा गांधी यंग इंडिया ना, इसका मतलब 2 1 4 3, जल्दी से पकड़ लेंगे ना। 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन बी में है। समय नहीं लॉस करना है आपको, जल्दी जल्दी चलना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? जब 1937 में प्रांतों में सरकार बनी, फिर 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया ना। त्यागपत्र किस मामले में? द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सहमति के सम्मिलित करने के मामले में। तो मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस। पता है सबको? यहां विकल्प कहीं दिख रहा है? दिख रहा कैसे नहीं है? डिलीवरेंस डे, क्या मंगाया था? डिलीवरेंस डे, ऑप्शन सी इसमें सही है। 37 आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1609 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था, खान की उपाधि दी गई थी, इंग्लिश खान इसको कहते हैं ना। अगर हम बसाया गया था इसको जागीर भी दी गई थी। इसकी शादी आर्मेनियन महिला से करवाई गई थी। यह तुर्की और फारसी बोल सकता था। ये सब प्रश्न बनते हैं ना यहां से। और जहांगीर तो ये बात सही है, जहांगीर ने पहले अनुमति दे दी, परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। जब 1602 में आया था एक कंपनी के राजदूत के रूप में, तो इसको जहांगीर ने सूरत में एक कंपनी खोलने का, फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन उस समय सूरत के चारों ओर पुर्तगाली व्यापक पैमाने पर थे, समझ रहे हैं। उन लोगों ने विरोध किया, तो फिर उस अनुमति को जहांगीर ने वापस ले लिया था। तो ये भी सही है। जब अंग्रेजों ने स्वाली में पुर्तगाली बेड़ों को हरा दिया, तब जहांगीर अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया। 1612 में एक पुर्तगाली बेड़ो हराया। पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया। टॉमस रो तो यात्री था, यहां पर कैप्टन बेस्ट थे। जब कैप्टन बेस्ट ने क्या किया, स्वाली में, गुजरात के तट पर है स्वाली, वहां पर हरा दिया। किसको? पुर्तगालियों को। उसके बाद पुर्तगालियों का पतन शुरू हो गया, भागना शुरू हुए। फिर जाकर के उन्होंने, जहांगीर ने फरमान दिया, तब जाकर के सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई। प्रश्न 38 है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। अर्जन गांव की संधि, देव गांव की संधि, बेसिन की संधि। निम्नलिखित को, इनकी संधियों को सही कालक्रम में प्राप्त कीजिए। बताइए, ये 4 संधियां हैं। बेसिन की संधि पता है ना, 1802 में हुई थी, दिसंबर में, 31 दिसंबर को 1802 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? एक प्रश्न पूछता है, इस प्रश्न को जान रही है। बाजीराव द्वितीय पेशवा थे प्लस अंग्रेजों के बीच में। ठीक, चलो पहले जल्दी। ये है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि ये हुई थी 17 दिसंबर को, दिसंबर 1803 में। किससे हुई थी? मल्हार राव से हुई थी, मल्हार राव होलकर से, और कंपनी से, अंग्रेजों से, जो भी लिखिए, जो भी समझिए। और सुरजी अर्जन गांव की संधि ये हुई थी 30 दिसंबर 1803 में। ये हुई थी सिंधिया से, और किससे? अंग्रेजों से या कंपनी से, जो भी लिखिए। समझ रहे हैं? इसका मतलब 3 2 1
यही तो सही होगा ना। सबसे पहले बेसिन की संधि होगी, फिर द्वितीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होगा, फिर ये संधियां होंगी। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? नहीं तो क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है। पढ़ते चलते हैं। 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल तक हो गया। एकदम सही है। समझ रहे हैं? सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया, ये भी सही है। नवाब के तोप खाने का प्रमुख मीर मदान था, इसके साथ मोहनलाल भी थे। इन लोगों ने जो है अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़े। इसमें क्या लिखा है? मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हो गई थी, आरंभ में नहीं हुई थी। जब युद्ध कुछ घंटे चला था, कुछ घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद हुई थी। समझ रहे हैं? इसलिए गलत है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब मैदान छोड़कर चला गया था, पल्लवित हो गया था, चला गया था, सही बात है। और फिर उसका पीछा किया था मीर जाफर के पुत्र न मीरन ने किया था। और उसी मीरन की अनुमति से एक मोहम्मद बेग ने हत्या कर दी थी सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला को सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था मीरन बेग ने। समझ गए? हाँ, उत्तर देख लीजिए। उत्तर इसमें क्या है? सी है। उत्तर तो पता होना चाहिए ना यार। चलिए, यह कथन कारण दिया गया है। 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए है 1857 के पहले हुए किसानों के इस विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ जा रहा था ना। आदिवासी जो अलग थलग थे, अपने संसाधनों को उपयोग करते थे, उनको अलग थलग को कम किया गया, उनके संसाधनों पर अधिकार किया गया। दोनों सही है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किए, उससे भारतीय ग्रामीण समाज के बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। राजस्व के ढांचे को जो बदला और गांवों को जो बाजार से जोड़ा ना, और अपने औपनिवेशिक शोषण के लिए, औपनिवेशिक लाभ के लिए उसका प्रयोग करना शुरू किया, इससे ये विद्रोह बढ़े हैं। सही भी है, व्याख्या भी करता है। समझ रहे हैं? इसलिए ऑप्शन ए जिन लोगों ने लगाया है उन सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद 58 स्थापित इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें डी उत्तर सही होगा। भारत परिषद ए 1935 में किया गया, उलट दिया गया है बस। और ए कब किया गया? ए 1919 में किया गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 43, हंटर कमीशन में विकास पर बल दिया। हंटर कमीशन जब आया था, किसके विकास पर बल दिया था? 1882 में आया था ना हंटर कमीशन। इसको कहते हैं इंडियन एजुकेशनल कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर पूछे इंडियन एजुकेशनल कमीशन, तो हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशनल कमीशन भी कहा जाता है। और इसने जो है 1854 में चार्ल्स बूट के डिस्पैच के बाद में ये देखने के लिए आया था कि प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन का विकास की क्या स्थिति है। इसलिए ऑप्शन ए इसमें प्राथमिक शिक्षा सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? बताइए।
किसने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा इसको? ऑप्शन सी, सैनिक विद्रोह, फला विद्रोह, इन सब पर चर्चा चल रही थी। तो एक पुस्तक लिखा, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक, किसने लिखा? बीडी सावरकर ने। और उसी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया यह भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है। ये और फेमस है, 1899 में इन्होंने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी ना। और एक प्रश्न आता है अभिनव भारत समाज की, तो अभिनव भारत की स्थापना भी 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की। शारदा एक्ट, राय हरविलास शारदा जो अजमेर के निवासी थे, उनके प्रयासों से ना 1929 को शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी, जिसमें निश्चित किया गया था कि लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की 18 साल हो। इससे कम में विवाह वैधानिक रूप से अपराध माना गया था। देखिए, ये नहीं था। कारखानों में बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध नहीं था। इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह के न्यूनतम आयु को निर्धारित किया था ना। लड़कियों कितना किया था? लड़कों का किया था 18 वर्ष, लड़कियों को कितना किया था? 14 वर्ष ना। फिर बाद में जब ये बना, लड़कों का 21 वर्ष, लड़कियों का 18 वर्ष। अब क्या नियम है समझ रहे हैं? अब क्या है? अब 21 वर्ष दोनों के लिए है, लड़का हो लड़की, क्योंकि महिला पुरुष समानता को दिखाना है। द्योतक है, अगर एक की उम्र कम मानते हैं, दूसरे की ज्यादा मानते हैं, तो सिद्धांत हम एक को दूसरे से कमजोर मानते हैं। ऐसा है नहीं, दोनों बराबर हैं। इसलिए अब 21 वर्ष दोनों को वैधानिक उम्र मानी गई है शादी की। समझ रहे हैं? कारखानों में महिलाओं की नौकरी का नियम नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सी इसमें है सही। और जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है उनका सही है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ये देखिए डेट दिया गया, 12 मई, 30, 12 अप्रैल, 12 मार्च ना, 12 फरवरी। इस तरह के प्रश्न यूपी कमीशन, यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जरूर एक न एक डालता है आपकी परीक्षा में, निश्चित तौर पर दिखेगा। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को किया था। और 6 अप्रैल को पहुंचे कहां थे? दांडी पहुंचे थे। दांडी कहां है? नवसारी जिले में है, गुजरात के। फिर उन्होंने नमक उठाया था, 5 को पहुंचे, 6 को नमक उठाया था और नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी जिन लोगों ने लगाया है उन सब का उत्तर पूरी तरह से सही है। उन्हें इधर उधर कुछ नहीं करना है, केवल अपना फोकस बनाए रखना है। आइए प्रश्न संख्या 46 से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, सीआर फार्मूला। बताएं। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में। क्रिप्स मिशन 1942 में न। राजाजी फार्मूला, सीआर फार्मूला, राजाजी फार्मूला कहते हैं 1944 में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन बी देखिए, 1 2 3 4 ऑप्शन बी इसमें सही है। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। जिसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया था। उनको लगेगा जब 1939 में अलग हुए थे तो कांग्रेस चुनौती दिया होगा, ऐसा नहीं है। जब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात चल रही थी,
तो कांग्रेस देरी कर रही थी और महात्मा गांधी चाहते थे कि अब जो है जल्दी से जल्दी इसको कांग्रेस कार्यकारिणी पास करे, पारित करे और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तब उसने क्या किया, गांधी जी ने क्या कहा था कि देखो अगर आप मान गए तो ठीक है, जल्दी करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बालू नहीं है जो देश की बालू, उससे मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो ऑप्शन सी है इसमें। 48 स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्थापना का वर्ष पूछ रहा है। देखिए 35, 36, 37, 38 दिया है ना, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद ने 1936 में किया था। ऑप्शन बी इसमें सही है। आइए प्रश्न 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि नंद शासक महापदम नंद के मित्र थे। इसी लाइन को आप बता दीजिए सही है कि नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना है। क्या करना है, व्याकरण, अब यहां क्या पूछता है, पाणिनि की रचना क्या है, अष्टाध्यायी, ये किसके समकालीन थे, किसके मित्र थे, महापदम नंद के, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक सूत्र लिखा है। वार्तिक सूत्र की रचनाकार कौन है, कात्यायन। किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, ये भी सही है। पुष्पमित्र शुंग के समकालीन महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी है, ये सही है। और इनके महाभाष्य में ये पता चलता है कि एक अश्वमेध किए थे पुष्पमित्र शुंग ने, जबकि धनदेव के अयोध्या लेख से 2 अश्वमेध की बात चलती है। व्याकरण शास्त्र के प्रमुख आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बना देगा, मुनित्रय किसको कहते हैं, 3 नाम दे देगा, उसमें से एक हटाना, 4 दे देगा ना। तो इसमें चारों सही है, तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 जिसने लगाया है उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। प्रश्न 50 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याबाप तथा द्रोणबाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप के विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के हैं, नगर की भूमि का वर्गीकरण है, धार्मिक अनुष्ठान है, क्या है बताइए? गुप्त काल में ये भूमि माप की इकाई है। ऑप्शन ए इसमें सही है। आढ़ बाप, कुल्याबाप और द्रोणबाप, इस तरह के जो है इकाई हुआ करती थी भूमि के मापन की गुप्तों के समय में। गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं आए तो अंडरलाइन कर देना है। भूमि अनुदानों की संख्या गुप्तोत्तर के बाद में, गुप्तोत्तर में तेजी से भूमि अनुदानों में वृद्धि हुई है, सही है। जातियों की संख्या में, हाँ जातियों की संख्या अनुलोम प्रतिलोम और बहुत तरह की जातियां वृद्धि हुई है। तालिका क्रियाकलाओं में वृद्धि हुई है। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि होगी तो सामंतवाद कैसा है, जबकि उसके बाद क्या आया था, सामंतवाद आया था ना, सामंती प्रवृत्ति बढ़ी थी, केंद्रीय नियंत्रण ढीला हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों के, छोटे छोटे क्षेत्रों के शासक हो गए थे, इसलिए यही गलत है इसमें। तो ऑप्शन डी उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था? उसका वर्णन किसमें मिलता है? बाणभट्टकृत हर्षचरित में हर्ष का बांसखड़ा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का हेवल अभिलेख है। इसकी रचना रविकीर्ति ने की है, ये भी पूछता परीक्षा में। रविकीर्ति ने ह्वेनसांग यात्रा विवरण ना, क्या नाम है, सीयूकी, और ह्विली की जीवनी में मिलता है। इसमें उत्तर क्या होगा? 3 और 4, ऑप्शन सी जो है 3 और 4। बाणभट्ट का हर्षचरित जो है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध होता है, उसका वर्णन नहीं करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 53,
दाराशिकोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, किसको? दाराशिकोह को। और दाराशिकोह को उसकी जो है रचनाओं के लिए संस्कृत अकलंदर भी कहा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में पूछे संस्कृत कलंदर किसकी उपाधि? दाराशिकोह की है। शाह बुलंद इकबाल किसने दिया था? शाहजहां ने। और एक प्रश्न है कि शाहजहां ने औरंगजेब को उसकी वीरता के लिए, हाथी को मार देने के लिए किसकी उपाधि दी थी? बताइए। औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि। समझ रहे हैं? उसने मजमुल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना की। एकदम सही। उसने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया, किसमें? सिर्र अकबर के नाम से। ये भी सही है। उसने भगवत गीता वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। ये भी सही है। तो मतलब चारों सही है। चारों सही है तो विकल्प कौन सही होगा? डी वाला सही होगा, जिसमें दिया है 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, किस मुगल शासक के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी तथा एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा गया? बताइए। हुमायूं, अकबर, जहांगीर? किसका कहा गया? हुमायूं को कहा गया। इनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। और दोहरे गुंबद का पहला है, दोहरा गुंबद है इसमें। और यहां पर उत्तर मुगल काल में फर्रुखशियर, जहांदार, रफीदौला, बहुत से जो है शासकों को दफनाया गया है इसी मकबरे में। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया था। समझ रहे हैं? इसलिए इस मकबरे को कहते हैं तैमूर वंश का शमशान गृह। अगर आपसे कभी पूछे किस मकबरे को तैमूर वंश का शमशान गृह कहते हैं, श्मशान, शमशान, शमशान गृह कहते हैं, वो कौन सा मकबरा है? वो है हुमायूं का मकबरा, जिसको किसने बनवाया था? उनकी पत्नी हाजी बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, अकबर कालीन उस चित्रकार जो टकसाल के दरोगा पद पर था, पागल हुआ और आत्महत्या कर ली। बताइए। एक बार प्रश्न पूछा है कि टकसाल पर, टकसाल का दरोगा किसको बनाया था अकबर ने? टकसाल का, वही बात हो रही है। फिर बाद में वो क्या हो गया? पागल हो गया था। फिर बाद उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो कौन था चित्रकार? दशवंत। ऑप्शन सी। कितने लोग लगाया भाई ऑप्शन सी को? हाँ, सही क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है भाई। बनारस में इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य, कवि हरदास। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ना, दतीजा भी बात हुआ था ना, दतीजा हुआ था दास प्रथा 63 में, 1563 में। बनारस के लिए किसने? कविंद्रनाथ। ऑप्शन सी इसमें सही है। जिन्होंने लगाया उनका सही। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलट एक्ट। चलिए, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़े हुए हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलट एक्ट, सबसे पहले रोलट एक्ट आया था 1919 में ही आया था, अप्रैल के शुरुआत में, प्रारंभ में। इस रोलट एक्ट में, जिसे बिना वकील बिना दलील का एक्ट माना जाता था, उसके विरोध में जनसभाएं हुई हैं। उन जनसभाओं में ना सैफुद्दीन किचलू और उन सबको बंदी बनाया गया, पकड़ा गया और अमृतसर से निष्कासित घोषित किया गया। तो उसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था 1919 में। और इस कांड के बाद इसकी जांच के लिए बना था हंटर कमीशन अक्टूबर 1919 में। घटनाओं के कालक्रम को, आपको कहानी पता है तो कालक्रम को आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे, समझ रहे हैं? इसलिए पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं? इसका मतलब 2 पहले आया,
फिर रोलट एक्ट आया 4, फिर 3 जलियांवाला बाग कांड, फिर उसकी जांच हुई हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सरकार को वरी कर दिया गया था। गांधी जी ने कहा था कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती है, 2 4 3 1, ये देखा ऑप्शन 20 में सही है पूरी तरह से। आइए 58, राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम, अभी ना वंदे मातरम के समय संसद में खूब चल रहा था ना। बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया गया उस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब था? आनंद मठ की जो पृष्ठभूमि है इस उपन्यास की, एक प्रश्न पूछता है सन्यासी विद्रोह पर है ना, किस पर है? सन्यासी विद्रोह पर है। और इसका प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में 1882 में हुआ था। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? 1906 में ढाका के नवाब के नेतृत्व में ना मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका कौन सा उद्देश्य नहीं था, यह प्रश्न है। भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना, भारतीय मुसलमान राजनीतिक अधिकारों हितों की ब्रिटिश सरकार के सम, हाँ ये तो था ना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार है उसको रखना है। भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार को वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना, ये भी था। अन्य समुदायों पर भारतीय मुसलमान किसी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना, ये भी था। सर्व इस्लामवाद इसका नहीं था, ये राजनीतिक आंदोलन था, समझ रहे हैं। इसलिए ऑप्शन ए जिसने करेक्ट किया है उनका सही है, यही इसका कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में 1925 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? जो लोग समाचार देखते होंगे, अखबार देखते होंगे, ये सब मामला इस समय चल रहा है ना, राइट विंग लेफ्ट विंग में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पिनाकी दामोदर सावरकर, केशव बलराम हेडगेवर, कौन है? केशव बलराम हेडगेवर, यही है ना आरएसएस के संस्थापक। आरएसएस का पूछ रहा ना, 1925 में हुआ था, नागपुर में हुआ था, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जो है आज अपना छठा मॉडल पेपर इतिहास पर कर लिया। एक मॉडल पेपर और करेंगे, इसके बाद आपकी परीक्षा आएगी। परीक्षा से पहले एक क्लास और करेंगे, उसमें इस पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। अब आप जो है लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, साथ में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 92 78 38 95 19, इस पर आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। और जो चीजें परीक्षा के लिए जो आपके पोर्शन कमजोर हैं, जहां पर चाहते हैं कि 2 4 5 दिन में कुछ आपकी मदद की जाए, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। समुचित मदद का आश्वासन मेरी ओर से आप सबको है। नमस्कार।